डॉक्टर शारदा सिन्हा मरणोपरांत कला लोक गायन, उनके पुत्र श्री अंशुमन सिन्हा। सायन कुणाल। मैं श्री अनमोल चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे मुख्य अतिथियों जोरदार तालियों के साथ हमारे मुख्य अतिथियों का स्वागत हो रहा है। आज मैं कह सकता हूं कि कहते हैं कि अगर आवास का प्रतीक है हमारे त्रिमूर्ति यहाँ पे हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी, हमारे प्रेम शुक्ल जी और संजय मयूख जी। हम इन्हें हमेशा सुनते हैं और इनके प्रेरणादायक घोषण या ऑपरेशन सिंदूर हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, नोटबंदी हो, किस तरीके से राष्ट्र प्रथम की भावना है, वो राष्ट्र प्रथम की भावना यहाँ पे है। मैं चाहूंगा कि आप इनके लिए पुनः जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने टाइम्स में गुंबद पे चढ़े हुए कांसेप्टों की फोटो और एक झंडा फहराते हुए फोटो, उसके साथ गुंबद पे बैठे हुए बंदर की फोटो, जो भगवा तक पकड़े हुए कई घंटे तक बैठा रहा था, वो फोटो सब जगह जमा रही। तो सरकार शर्म से पानी पानी हो गई और इसकी वजह से 2 नवंबर को दोबारा गोली चलाई। आप समझिए, और वो जानते कैसे हुआ था? मैं इस पे आपको एक किस्सा बता रखा था। ये क्यों संभव हुआ? सरकार ने वो सारी चीजें रोक दी थी, ना कोई ट्रेन आ सकती थी, ना बस आ सकती थी। प्लेन तो खैर उस जमाने में वैसे ही बहुत कम चलते थे। प्राइवेट गाड़ी में नहीं जा सकती थी, सिर्फ सरकारी गाड़ी आ जा सकती थी। सारे फोन्स में से एसटीडी बंद कर दिया गया था। उस जमाने में वैसे ही एसटीडी जल्दी लगता नहीं था। मगर एक चीज आ गई थी, फैक्स। 1990 तक फैक्स आ गया था और एक पत्रकार जो वहां से फोटो लाने में सफल हो गए थे, उन्होंने किसी प्रकार वो फैक्स लखनऊ से बाहर भेजने में सफलता हासिल कर ली और अगले दिन वो सच पूरी दुनिया के सामने आ गया। और आप देखिए, उसके बाद हम केंद्र में मुख्य विपक्षी दल बने। जब इलेक्ट्रॉनिक एरा आया, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स का दौर, हमारी केंद्र में सरकार बनी। और एक और बात समझिए, जब तक वोटर आईडी कार्ड नहीं था, यानी बूथ कैप्चरिंग और जाली वोट डालना बहुत आसान था, तब तक हमारा उद्भव नहीं हुआ था। जब से टीएन सेशन वोटर आईडी कार्ड ले आए, और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, सामाजिक न्याय और उत्थान में भी इस ट्रांसपेरेंसी का बड़ा भारी योग रहा। अन्यथा एक दौर था कि समाज के बहुत सारे वर्ग के लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे, वो बदलाव आया। अब आइए साहब, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर भी ऐसा कंट्रोल एक विचारधारा ने बना लिया था। 2005-06 एक विशेष प्रकार के वैचारिक एजेंडा की बात होती। आपको याद हो, मोदी जी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उनके सारे इंटरव्यू में सिवाय गोधरा के अलावा कुछ पूछा ही नहीं जाता। अरे क्या विकास हो रहा है, इस पे बात करिए, राजनीतिक विषय में बात करिए, समाज में क्या, वो भी करिए। चलिए, आपका अधिकार है, आप वो भी पूछिए। मगर उसके बाद एक दूसरा दौर आया, सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया ने जो विराट रूप धारण करना शुरू किया, तो जो चंद मुट्ठी भर लोगों की सरमाएदारी और जागीरदारी थी, वो उनके हाथ से रेत की तरह फिसलती चली गई और हर व्यक्ति के हाथ में वह शक्ति आ गई। और आप सब लोग उसी शक्ति के शक्तिपुंज के रूप में उभर कर आज मैं कह सकता हूं, लोकतंत्र और सूचना क्रांति के सजग प्रहरी के रूप में आप लोग आज उपस्थित हैं। और इसके बाद क्या हुआ? नैरेटिव चलाना तो आसान हो गया, पर नैरेटिव को सस्टेन करना मुश्किल है। क्योंकि अब ये ठीक है कि बहुत सारी बातें गलत भी लगती हुई हैं, सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी होता है, परंतु यदि कोई गहराई से रिसर्च करना चाहे तो ज्यादा नहीं, कुछ घंटे दे दे
तो वो सच के काफी हद तक करीब पहुंच सकता है कि जो ये कहा जा रहा है ये सच है, या जो ये बताया जा रहा है इसमें कितना सच है। तो मैं कह सकता हूं, और आप देखिए जैसे सोशल मीडिया का उत्थान हुआ तो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को एक अलग प्रकार की ऊंचाई हासिल हुई और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक अलग स्वरूप में उभर कर सामने आए। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो जो मीडिया का व्याप होता चला गया, जो जो मीडिया स्वतंत्र होती चली गई, जो जो विस्तार होता चला गया, जो जो सच को रोकना मुश्किल होता चला गया, जो जो सच सबके सामने